तो हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर विनीता से सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर विनीता, सबसे पहले आज विषय की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे ग्लूकोमा की। तो ग्लूकोमा कौन सी बीमारी है और ये क्यों होती है? ग्लूकोमा एक आंखों की बीमारी है जिसमें आंखों का दबाव बढ़ता है, देखने वाली नस कमज़ोर होती है और मरीज को साइड से दिखना कम होता है और अंत में सेंटर वाला दिखना बंद हो जाता है। बेसिकली ये जो बीमारी है वो सेकंड नंबर कॉज पे आती है और इसमें बढ़ती उम्र के साथ में मरीज को धुंधला दिखने लगता है और ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। मतलब इसमें अगर मरीज जो रोशनी खो देता है उसको हम इलाज के द्वारा वापस नहीं ला सकते, इसलिए इसे स्नीक थीफ ऑफ साइट या बेआवाज हमलावर रोशनी का भी कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, हमने सुना है कि ग्लूकोमा वीक चल रहा है, अवेयरनेस वीक चल रहा है शायद, मुझे लगता है। तो इस दौरान आप कौन से कार्यक्रम कर रही हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके? बिल्कुल, ये प्रोग्राम भी हमने उसी कड़ी में रखा है। हर साल मार्च के सेकेंड वीक में वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक मनाया जाता है। मतलब पूरे विश्व में इस बार 6 तारीख से 12 तारीख के बीच में इस तरीके के कई सारे आयोजन किए जाएंगे जिसमें कि लोगों को इस बेआवाज हमलावर से बचाया जा सके, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है अवेयरनेस होगी तो मरीज समय पर जांच करवाएगा, सही इलाज होने से अंधत्व से बच पाएगा। हमने बंसल हॉस्पिटल में 6 तारीख को इसके लिए एक निशुल्क संडे को कैंप भी रखा था। उसके बाद हम लगातार बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हमने सुभाष नगर पुल पे एक जागरूकता कैंडल रैली भी निकाली थी जिससे कि लोगों को हम अवेयर कर सकें कि ये जो बीमारी है उससे हम समय रहते बच जाएं तो हम अंधत्व का शिकार नहीं होंगे। उसके बाद टीवी, रेडियो, किसी भी तरीके से हम पेशेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस के पैम्पलेट्स बांट रहे हैं। एफएम पे भी हम इस तरीके के कुछ आयोजन कर रहे हैं जिससे कि लोगों को हम इस बीमारी के बारे में जागरूक कर सकें। अगर हम जागरूक रहेंगे तो हमारी दृष्टि बची रहेगी और हम समय पर इलाज से अंधत्व से बच पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, आपने सही कहा और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ज़्यादातर इंडियंस की अगर हम बात करें तो एक उनके अंदर एक फैक्टर होता है कि जब तक तकलीफ बढ़ नहीं जाती है तब तक वो उसका इलाज नहीं कराते हैं। तो इसमें कितनी तकलीफ होती है मरीज़ को, कैसे उसको पता चलता है कि उसको ग्लूकोमा है? शुभांगी, सबसे बड़ी मुश्किल इस बीमारी की यही है कि इसके कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं होते हैं। इसमें ना कोई दर्द होता है, ना कोई परेशानी होती है, इसलिए मरीज़ हमारे पास समय रहते नहीं आ पाता है। अगर हमारी आंख में छोटा सा कंकड़ भी चला जाता है तो वो इतनी हमको असहनीय पीड़ा देता है कि मरीज़ रात को 2 बजे भी उठ के हॉस्पिटल आता है। पर ये जो है ये पेनलेस डिजीज़ है, इसमें मरीज़ अपनी रोशनी खोता तो है लेकिन उसको कोई दर्द या कोई लक्षण नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में डिले हो जाता है, पेशेंट को समझ ही नहीं आता है और वो रोशनी खो देता है। इसलिए नियमित सालाना जांच ही इसका एकमात्र उपचार है कि हम समय रहते अगर डॉक्टर के पास गए, किसी चश्मे के नंबर की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से अगर हम आई डॉक्टर के पास हैं, या फिर 40 साल के बाद अगर हम नियमित अपनी सालाना आंखों की जांच करवाते हैं तो उस दौरान आपके डॉक्टर को बढ़ा हुआ प्रेशर मिल सकता है, आंखों की नसें कमज़ोर दिख सकती है और फिर डॉक्टर आपकी फर्दर इवैल्यूएशन करवा के ग्लूकोमा को कंफर्म करता है, क्योंकि ग्लूकोमा एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। तो इसके लिए कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि समय रहते पहचानने के अलावा हम ओवर डायग्नोसिस न करें। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, एक बात और समझना चाहेंगे, जब इस बीमारी की बात होती है तो कौन सा एज ग्रुप ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है, और इसके अलावा कितने इंडिया में पेशेंट्स हैं ग्लूकोमा के? शुभांगी, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो करीबन 1,25,00,000 लोग जो हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं और इसके नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि करीबन 12 लाख लोग हैं जो पूरी तरीके से अपनी रोशनी खो चुके हैं और उन्हें किसी भी उपचार से हम रोशनी वापस नहीं कर सकते। इसलिए इसकी जागरूकता होना ज़रूरी है। जहाँ तक एज ग्रुप का सवाल है, ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी को भी हो सकती है, लेकिन 40 साल से कम उम्र वाले लोगों को इसका इंसिडेंस कम है। ऑक्स आई यानी कि एक बच्चे की बड़ी आंख हो जाती है तो उसे हम बुफ्थैल्मोस या कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा कहते हैं, उसका इंसिडेंस कम है। 40 साल से
कम उम्र वाले लोगों को अगर हेरिडिटरी है, समझो फैमिली में माता पिता को ग्लोकोमा है, तो उनको होने के चांसेस हैं, या उन्हें किसी किस्म की आंख में चोट लगी है, या वो किसी बीमारी से परेशान है जैसे यूवियाटिस है, या उन्होंने रेटिनल सर्जरी करवाई हुई है। इसके अलावा अगर वो शारीरिक बीमारियों के लिए स्टेरॉइड नामक दवाई का सेवन कर रहे हैं, तो ये कुछ लोग हैं जो हाई रिस्क ग्रुप कहलाते हैं और इनको 40 साल की उम्र के नीचे भी ग्लोकोमा होने के चांसेस हैं। वरना आंखों की बनावट की वजह से ये बीमारी अक्सर 40 साल से बड़े लोगों को दिखती है, विशेषकर 60 साल से उम्र वाले ज़्यादा लोगों में दिखती है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, एक और बात समझना चाहेंगे, ग्लूकोमा की हम बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर कंफ्यूजन हो जाता है कैटरैक्ट और ग्लूकोमा में, तो उस कंफ्यूजन को कैसे आप दूर करेंगी? शुभांगी, ये भी बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है कि बढ़ती उम्र के साथ में लेंस धुंधला होता है, जिसे हम आम भाषा में मोतियाबिंदु या कैटरेक्ट कहते हैं, और शायद हमको इस बीमारी के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि हमको बढ़ती उम्र के साथ में नज़र कम आ रही है तो इसका कारण है कैटरेक्ट, और वो सोचते हैं कि ठीक है, कैटरेक्ट जब बढ़ेगा या पक जाएगा, जो एक आम भ्रांति है, उस समय हम सर्जरी करा के अपनी रोशनी वापस ले लेंगे। तो ये आम तौर पे हर मोतियाबिंदु के मरीज में होता भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बढ़ती उम्र के साथ में अगर आपकी रोशनी कम हो रही है और उसका कारण कैटरेक्ट न होके ग्लोकोमा है, जिसमें कि देखने वाली नस कमज़ोर हो रही है, तो ये रोशनी आपको वापस नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप आई डॉक्टर के पास जाएं, अपनी आई टेस्ट कराएं और ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो रोशनी कम हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है। अगर उसके पीछे का कारण कैटरेक्ट है तो रोशनी ज़रूर बढ़ जाएगी, लेकिन अगर उसके पीछे का कारण ग्लोकोमा या डायबिटिक रेटिनोपैथी या एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन या कोई इस तरीके की बीमारी है जो मोतियाबिंदु के ऑपरेशन से सही नहीं होगी, उसके लिए हमें अलग से इलाज और जांचें करवानी पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, जैसे कोई भी बीमारी होती है तो उसकी स्टेजेस होती हैं, वैसे ग्लूकोमा कितने टाइप का होता है, क्या इसमें भी कोई स्टेज होती है? बिल्कुल सही। ग्लोकोमा दो मुख्य वैरायटी का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें अंतर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो प्राइमरी वैरायटी रहता है वो आंखों की बनावट की वजह से और हेरिडिटरी यानी अनुवांशिक कारणों से ज़्यादा होता है। अब ये जो प्राइमरी ग्लोकोमा होता है ये दोनों आंखों में हो सकता है क्योंकि ये हमारी आंखों की बनावट की वजह से होता है। और जैसा कि मैंने बोला हेरिडिटरी है, तो अगर परिवार के किसी सदस्य को ग्लोकोमा है तो 7 से 10 गुना ज़्यादा रिस्क रहेगी कि उनके दूसरे के परिवार सदस्यों को हो जाए, उनके बच्चों को हो जाए, माता पिता को है तो, और अगर भाई बहन में से किसी को ग्लोकोमा है तो दूसरे भाई बहनों को भी ये बीमारी हेरिडिटरी के चलते हो सकती है। जो सेकेंडरी वैरायटी है, क्योंकि वो किसी कारण से होती है, जैसे चोट है या स्टेरॉइड है, तो ये अक्सर किसी पर्टिकुलर बीमारी के चलते या किसी कारण के चलते होती है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है उस कारण को हटाना। सपोज पेशेंट को यूवियाटिस है तो अगर हम यूवियाटिस ट्रीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आई प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा है तो अगर हम स्टेरॉइड्स का सेवन बंद कर देंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैरायटी को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। कई बार जो प्राइमरी वैरायटी होती है वो एंगल क्लोजर वैरायटी होती है जिसको हम लेज़र के द्वारा ठीक कर सकते हैं, और जो सेकेंडरी वैरायटी होती है उसमें मुख्यतः एक ही आंख का इन्वॉल्वमेंट होता है और दूसरी आंख कई बार ऐसे मरीजों में सुरक्षित रहती है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, आप लेज़र सर्जरी की बात कर रही थी तो आप जान लेते हैं कि ग्लूकोमा का इलाज किया कैसे जाता है, किस तरह से इसको इलाज किया जाता है? ग्लोकोमा को सबसे ज़रूरी है कि हम पहचानें कि ग्लोकोमा है भी या नहीं है, क्योंकि 30% लोगों में ग्लोकोमा का ओवर डायग्नोसिस होता है। आमतौर पर आई का प्रेशर 10 से 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, और अगर वो 21 से ज़्यादा होता है तो हम उसको डायरेक्टली ग्लोकोमा लेबल नहीं करते हैं। उसका हम रिपीट टेस्ट करते हैं कि क्या वो सही में बढ़ा हुआ है, क्योंकि कई बार टेक्नीशियंस आई प्रेशर लेते हैं और कई बार पेशेंट आंख हिला देता है या ब्लिंक कर देता है तो फेलेशियसली यानी रॉन्ग रीडिंग्स आती हैं। इसलिए हमें ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा प्रेशर सही में बढ़ा हुआ है। और उसके बाद कई बार मशीनें इस तरीके की रहती है, जैसे नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर है, उससे कई बार हाई रीडिंग्स आ जाती है क्योंकि अचानक से एक एयर पफ आपकी आंख में आता है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं रहते हैं।
तो आपको अपने आई प्रेशर बढ़े हुए हैं ये कंफर्मेशन ज़रूरी है, और इन बढ़े हुए आई प्रेशर्स के साथ में देखने वाली नस कमज़ोर हो रही है और पेरीमीट्री से फील्ड चेंजेस दिख रहे हैं, तभी हम आपको ग्लोकोमा लेबल करेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि एक वैरायटी होती है जिसे नॉर्मोटेंसिव ग्लोकोमा भी कहते हैं, जिसमें कि आपकी आंखों का दबाव नॉर्मल है लेकिन फिर भी आपको ग्लोकोमा हो सकता है, क्योंकि देखने वाली नसें और फील्ड के जो परिवर्तन हैं वो आपकी नस की ब्लड सप्लाई कमज़ोर होने की वजह से है। स्पेशली जो हार्ट पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका है या कार्डियक बाईपास हुआ है या एंजियोप्लास्टी हुई है, या न्यूरोलॉजिकल पेशेंट जैसे उनको ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, कोई पैरालिसिस हुआ है, तो ये पेशेंट नॉर्मोटेंसिव ग्लोकोमा वैरायटी के होते हैं। तो जब हमने ये डायग्नोस कर लिया कि सही में आपको ग्लोकोमा है, फिर हम उसकी मात्रा पहचानते हैं कि वो अर्ली ग्लोकोमा है या सीवियर ग्लोकोमा है, यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड ग्लोकोमा वाले पेशेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार एक ड्रॉप रात को सोते समय रेगुलर डालने से उनका ग्लोकोमा थम सकता है। अगर वो मॉडरेट वैरायटी का ग्लोकोमा है तो 2 से 3 ड्रॉप्स डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, और अगर सीवियर वैरायटी का ग्लोकोमा है तो नंबर ऑफ़ ड्रॉप्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं। और कई बार ऐसे मरीजों को रोशनी खोने का खतरा रहता है, इसलिए हम उनकी सर्जरी भी करते हैं। जैसा कि आपने मुझसे लेज़र का सवाल किया, तो लेज़र सिर्फ एंगल क्लोज़र वैरायटी में ही कारगर है। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है जिससे मरीज बिल्कुल डरे नहीं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे साथ बरेली से कॉलर जुड़ गए हैं, महाविद्या शर्मा जी, उनका रुख कर लेते हैं। जी महाविद्या जी, आप सवाल कर सकते हैं। जी नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी, मैं बरेली से बोल रहा हूँ मैडम जी, गुरुजी समनापुर वालों के यहाँ से। जी जी सर। जी, वो माता जी के लिए पूछना था, उनके आंखों से आंसू आते रहते हैं, दोनों आंखों में लेंस भी डल गए हैं। ऑपरेशन के बाद अगर आंखों से आंसू आ रहे हैं तो उसके 2 मुख्य कारण होते हैं। या तो आंख में ड्राइनेस है, फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, डायबिटीज़ या थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से ड्राइनेस हो सकती है, तो आप प्लीज़ उनकी एक टेस्ट कराएं। या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि उनका पानी ले जाने वाला रास्ता, जिसको हम लेक्राइमल एपरेटस बोलते हैं, कहीं वो बंद तो नहीं है, जिसकी एक सिरिंजिंग जांच करके हम कारण कंफर्म कर सकते हैं कि पहले ये पता चल जाए कि उनको आंसू क्यों आ रहे हैं, तो उनका इलाज बिल्कुल संभव है। बिल्कुल, तो महाविद्या जी, आशा करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। डॉक्टर विनीता, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोमा की जानकारी और समय पर उपचार क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस उसको की माना जाता है, खास करके ऐसी बीमारियां जो धीरे धीरे घर करती हैं और शरीर को पता भी नहीं चलता है। जी बिल्कुल, अवेयरनेस, आपने बिल्कुल सही कहा। जागरूकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई पेशेंट्स को, क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो इस बीमारी का पता बहुत लेट चलता है, और जब वो पूरी तरीके से रोशनी खो देते हैं और डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर उनका इलाज द्वारा वो रोशनी नहीं दे पाता, तो कहीं ना कहीं वो हताश हो जाते हैं। तो इसमें जो भ्रांतियां हैं, जो जानकारी की कमी है, उसके चलते मरीज को अपनी रोशनी खोनी पड़ रही है। जबकि अगर ये मरीज समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, सही तरीके से इलाज करें, तो एक सिंपल आई ड्रॉप्स के जरिए हम ग्लोकोमा के अंधत्व से बच सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है इस बीमारी को सही समय पर पहचानने की। कई बार जब हमने आई टेस्ट किया और अचानक से मरीज को बताया कि आपको ग्लोकोमा है, तो वो पेशेंट बोलते हैं हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, क्यों हम ड्रॉप्स डालें, और उनके अड़ोसी पड़ोसी भी उनको अपनी सलाहें देना चाहते हैं कि नहीं, आप तो ज़बरदस्ती ड्रॉप डाल रहे हो। और कई बार होता है कि आई ड्रॉप्स किसी पेशेंट को सूट नहीं करते हैं, तो आंखों में एलर्जी हो जाती है ड्रॉप्स के चलते। तो जिस मरीज को दर्द नहीं था, वो एलर्जी के कारण उन आई ड्रॉप्स से दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो अचानक से अपने ड्रॉप्स बंद कर देते हैं। कई बार फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होती है, मरीज इतनी महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो बंद कर देता है, इसके चलते वो अपनी रोशनी खो देता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ग्लोकोमा है तो प्लीज़ आप 1 बार 2 बार डॉक्टर से 3 बार सलाह लें, कंफर्म करें आपको किस वैरायटी का ग्लोकोमा है, आपको किस तरीके के ड्रॉप्स की ज़रूरत है।
अगर आपने ड्रॉप्स नहीं डाले तो आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये अंधत्व की बीमारी है। हम बैक डेट में जाके आपका इलाज नहीं कर सकते, इसलिए समय रहते इस बीमारी की पहचान और रोकथाम होना ज़रूरी है, वरना जो रोशनी चली गई वो वापस लौट के नहीं आएगी। और जन जागरूकता और इस तरीके के प्रोग्राम्स के थ्रू ही हम आपको अवेयर कर सकते हैं कि ये बहुत गंभीर बीमारी है जिसके लिए हमें सीरियसली सोचना और समझना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, जैसा आपने कहा था कि शुरुआती लक्षण इस बीमारी के नहीं हैं, तो अब ये जानना चाहेंगे कि जब इसके लक्षण शुरू होते हैं तो किस तरह के लक्षण होते हैं ग्लूकोमा के? कई मरीजों को तो इस बीमारी का पता उनके चश्मे की जांच या किसी और वजह से वो हॉस्पिटल आए हुए हैं तभी चलता है। कई मरीजों को ये लगता है कि उनकी रोशनी कम हो रही है, स्पेशली उनको डिम लाइट में कम दिखने लगता है, गाड़ी चलाने में आंखें चकचौंध होती है और लाइट के चारों तरफ रंगीन इंद्रधनुषी गोले दिखते हैं। कुछ लोगों को सर में और आंख में भारीपन बना रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स जनरल डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास कई बार हेडेक का इलाज करवाते रहते हैं और पता चलता है कि उनको एंगल क्लोजर वैरायटी का ग्लोकोमा है, जिसमें वो अपनी धीरे धीरे रोशनी भी कम कर रहे हैं और उनकी आंखों में और सिर में जो भारीपन है वो कहीं ना कहीं ग्लोकोमा से कनेक्टेड है। तो इसलिए जो भी पेशेंट जिनको आंखों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, वो ज़रूर अपनी एक बार आंखों की जांच करवाएं। स्पेशली वो लोग जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वो इग्नोर ना करें कि मुझे जनरल शारीरिक बीमारी की वजह से सिर में दर्द हो रहा है, जबकि वो ज़रूर एक आई टेस्ट कराएं। जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उनको तो अपनी सालाना जांच करवाना ही चाहिए, जबकि 40 साल के बाद हम सबको पढ़ने का चश्मा लगता है, तो वो पढ़ने के चश्मे की जांच हम ऑप्टिकल स्टोर पर न कराते हुए एक आई डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि कंप्लीट आई टेस्ट करेंगे, जिसमें डॉक्टर आपकी आई प्रेशर देखेगा और दवाई डाल के रेटिना और ऑप्टिक नर्व भी देखेगा। जो आंखें हैं वो हमारे शरीर का आईना है, तो शारीरिक बीमारियों के चलते हमारी आंखों में कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो शारीरिक बीमारियों वाले मरीज जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वाले रोगी हैं, पहले भी मैंने बताया कि हार्ट अटैक हो चुका है, ऐसे मरीज या थायराइड वाले मरीज या जिनको माइनस का मोटा चश्मा लगा हुआ है, मायोपिक पेशेंट्स, इन सबको अपनी आई टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, इसी बीच हमारे साथ उज्जैन से कॉलर जुड़ गए हैं, सरदार भौरे जी, उनका रुख कर लेते हैं। जी सरदार जी, आप सवाल कर सकते हैं। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। डॉक्टर विनीता, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक्सरसाइज और योग की। इनका क्या असर पड़ता है ग्लूकोमा पर? बिल्कुल, डाइट, एक हेल्दी जीवन शैली, एक्सरसाइज और योगा हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो देखने वाली नस है वो दिल और दिमाग से जुड़ी हुई है। तो अगर हम एक प्रॉपर हेल्दी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, ई, सी रहते हैं, जिंक, सेलेनियम, तो ये हमारे लिए एक रिच डाइट होती है जो हमारी ऑप्टिक नर्व की हेल्थ के लिए अच्छी होती है। एक्सरसाइजेस भी हमारी ऑप्टिक नर्व की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। योगा, मेडिटेशन से कहीं ना कहीं हम अपनी आँखों की जो नसें हैं उनके ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ग्लोकोमा वाले पेशेंट्स को प्रॉपर हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और एक संतुलित भोजन लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को उठते से ही 1-1.5-2 लीटर पानी पीने की आदत है। प्लीज़ ग्लोकोमा वाले मरीज एक साथ 2 ग्लास से ज़्यादा पानी न पिएं, क्योंकि एकदम से ज़्यादा 1 लीटर से ज़्यादा पानी शरीर में अगर पहुंचेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके आंखों के प्रेशर को बढ़ा देगा। दूसरी जो बात मैं बोलूँगी कि ग्लोकोमा वाले पेशेंट्स को बहुत टाइट नेक टाई नहीं पहनना चाहिए, स्पेशली मेल मेंबर्स को लंबे समय तक। और तीसरा मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग योग करते हैं वो शीर्षासन न करें, क्योंकि शीर्षासन से होता यह है कि ब्लड सप्लाई हमारी आंखों की नसों को नहीं पहुँच पाता है, तो ग्लोकोमा वाले पेशेंट्स के लिए ये कहीं डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, आज के समय में लोगों को मोबाइल फ़ोन्स चलाने का बहुत शौक है, लैपटॉप्स रहते हैं, टैबलेट्स रहते हैं, तो कैसे खुद को बचा सकते हैं? जिनको ग्लोकोमा नहीं है वो अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं?
बिल्कुल, कंटिन्यूसली डिजिटल गैजेट्स को हम स्टेयर करते हैं तो हमारी आंखों की मांसपेशियों पे लगातार बल आता है और वो एक तरीके का स्ट्रेन होता है, और कहीं ना कहीं हम इन डिजिटल गैजेट्स के आजकल आदी हो गए हैं। घंटों तक हम बिना अपनी आंखों की पलक झपकाए हुए मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, और इसमें हर उम्र के व्यक्ति इस एडिक्शन से शिकार हैं। एक छोटा बच्चा जो पैदा होते ही मोबाइल देखना चाहता है, वो बड़ा डेंजरस है। मोबाइल के एडिक्शन से हम सबको बचना है, क्योंकि ये बहुत हैंडी होता है, तो बहुत लोगों को आसानी से अवेलेबल है। तो प्लीज़ इसके एडिक्शन से बचें, क्योंकि ये हमारी आंखों के बहुत नज़दीक होने की वजह से इसके ब्लू इनविजिबल जो रेडिएशंस होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए। तो 2 साल से छोटे बच्चों को तो मोबाइल और कंप्यूटर प्रोहिबिटेड है, उन्हें यूज़ नहीं करना है। और हम बड़ों को भी बीच बीच में ब्रेक लेना है, कंटिन्यूसली हमारे डिजिटल गैजेट्स को नहीं देखना है। प्लीज़ हम वॉच करें कि हमें इन डिजिटल गैजेट्स की कितनी ज़रूरत है। धीरे धीरे करके हम अपनी सोशल लाइफ छोड़ के इन वर्चुअल डिजिटल गैजेट्स में उलझे हुए हैं, जबकि हमें बाहर ग्रीनरी में टहलना है, लोगों से बातें करना है, और जो नेचुरल लाइट है उसको एक्सपोजर में रहना है, क्योंकि नेचुरल सनलाइट बहुत अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्लीप पैटर्न के लिए। क्योंकि रात को सोते समय तक हम सब मोबाइल, डिजिटल गैजेट्स में लगे रहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे स्लीप पैटर्न को भी डिस्टर्ब कर रही है और कई सारी शारीरिक और आंखों की बीमारियों को न्योता दे रही है। तो प्लीज़ इस डिजिटल गैजेट से बचें। लेकिन जो लोग लगातार इस डिजिटल गैजेट्स का यूज़ अपने प्रोफेशन के लिए करते हैं, उन्हें अपना पोस्चर ठीक रखना है, अपना खाने पीने का ध्यान देना है, और बीच बीच में डिजिटल गैजेट से थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को हटा के आंख को बंद करना है या दूर बाहर टहल के आना है। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, तो जितने भी ग्लूकोमा के पेशेंट्स हमें इस समय देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मेरा इन सभी रोगियों से ये कहना है कि प्लीज़ आप डरे नहीं। ग्लूकोमा ज़रूर एक अंधत्व की बीमारी है, वो कहीं ना कहीं मरीज की रोशनी हमेशा के लिए छीन लेती है, लेकिन हमें अवेयर रहना है, इससे डरना नहीं है। अगर हम अवेयर रह के समय पर इलाज करवाएंगे तो हम अंधत्व से बच जाएंगे। बहुत सारी भ्रांतियां ग्लूकोमा को लेकर रहती है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर उन भ्रांतियों को क्लियर करें। किसी बहकावे में न आकर कि ये ड्रॉप्स मत डालिए, या ये डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, या फिर सर्जरी ग्लूकोमा की नहीं होती है, आप क्यों सर्जरी करवा रहे हैं। तो प्लीज़ आपका जो डॉक्टर है वो आपके लिए बेस्ट जज है। वो आपकी आँखों को डिटेल में चेकअप करके आपको एक पर्टिकुलर सलाह देता है, क्योंकि ग्लूकोमा एक इंडिविजुअल आंख की बीमारी है। कई बार राइट आई में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, लेफ्ट में कम हो सकती है, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो भ्रांतियों से बच के अपने ग्लूकोमा एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें, क्योंकि ग्लूकोमा एक लॉन्ग टर्म बीमारी है। तो प्लीज़ आप हमेशा से ये ध्यान रखें कि ग्लूकोमा एक्सपर्ट की ज़रूर सलाह लें। ये ज़रूर जान लें कि आपका जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो ग्लूकोमा एक्सपर्ट है कि नहीं तो आप सेकंड या थर्ड ओपिनियन के लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो भ्रांतियों से दूर रहें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। यही बात डॉक्टर विनीता ने कही। डॉक्टर विनीता, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज डॉक्टर विनीता रामनानी से ग्लूकोमा के अंधत्व से आंखों को कैसे बचाया जाए, इस बारे में हमने जानकारी पाई है। और एक बार फिर हाजिर होंगे अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।